तुम वो नहीं हो। क्या तुम्हारी आंखें हरे रंग की नहीं थी? और तुम्हारे बाल? तुम वो नहीं जो मैंने सोचा था। इंसान ऐसा नहीं कहता है। ये साबित करता है कि तुम वो नहीं जो मैंने सोचा था। क्या तुम्हारी आंखें हरे रंग की नहीं थी? कोई सच्चा इंसान ऐसा नहीं कहता है मैं जो चाहूं बन सकता हूं। साबित करता है कि कोई सच्चा इंसान ऐसा नहीं कहता है। बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं उस पर यकीन करना चाहता था। गुमनाम जगह एक कुर्सी पर बंधे हुए मैं अब भी उस पर यकीन करना चाहता था। ये झूठ है कि हम अपने दिमाग का बस 5% इस्तेमाल करते हैं। उससे पूछो जिसने सबसे छोटा हिस्सा गवाया है। नहीं, हम इसका पूरी तरह से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो काफी नहीं है। हम कभी भी उस चीज को नहीं आंकते हैं जो कि वो हर तरफ है। अच्छा सबक है, पर देर हो चुकी है। क्या तुम तैयार हो? आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था मिस्टर हर्जमन? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं साउंड लेवल चेक कर रहा था। ब्रेड और अंडे का ऑमलेट, हर सुबह की तरह। ओके। ट्रेन नर्क की तरह थी, पर नर्क भी उससे बेहतर होगा। कुछ बोगी के बीच में ही थे, और शायद वो तैयार नहीं थे। बॉडी से पसीने की आ रही बदबू तो बहुत ही बुरी थी। मेरे पिताजी ने मुझे एक कोने में धकेल दिया। वहां कोई खिड़कियां नहीं थी, बस दरारें थी, और उन दरारों की वजह से ताजी हवा अंदर आ रही थी, स्वर्ग जैसी। हमें किसी स्टेशन पर रोका गया। एक जगह पर खड़े रहना हिलने से भी बदतर था, भले ही आप किसी बुरी चीज की ओर बढ़ रहे हो। एक रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और मैं दरारों के करीब गया। फिर अचानक एक बहुत खूबसूरत चेहरा मेरे सामने आया, मासूम नीली आंखों वाला, एक परी की तरह। पर मैं परियों में बिल्कुल यकीन नहीं करता था, तब भी जब मैं एक लड़का था। जाहिर है उस जगह तो बिल्कुल नहीं। हर्जमन की कहानी को एक स्थानीय अखबार में छापा गया, जिसने राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी। उनकी एक किताब की डील हुई थी, फिल्म की बात चल रही थी, और एक दिलचस्प डॉक्यूमेंट्री भी बन सकती थी। हिस्ट्री चैनल या उस जैसा ही? हाँ। इंटरनेट पर देखा आप फिल्में बनाते हैं। हाँ, मुझे फिक्शन ज्यादा पसंद है। ऐसा क्यों? ये ज्यादा भरोसेमंद है। हाँ। मुझे हमेशा की तरह देर हो गई थी। हडसन पहुंचने में जद्दोजहद हुई, जहां हर्जमन रहते थे। शहर में आप हमेशा जल्दी में होते हैं। कहीं मीटिंग में जाना हो या बिजनेस लंच या एटीएम, लोग बीच में बाधा बनते हैं, असुविधा के साथ। और उन्हीं के बीच का एक चेहरा आप अपने दिमाग से निकाल ही नहीं सकते। वो कौन थी और हमारी नजरों में कैसे छा गई? वो कौन सा इतिहास ले आई थी, और मौका मिलने पर हम कौन सा झूठ दिमाग में बना सकते हैं? तुम कुछ कहना चाहते हो, लेकिन अल्फाज नहीं मिलते। तुम वैसे इंसान नहीं हो। कई चेहरों के बीच एक वो चेहरा। तुम फोन पर बात नहीं करोगे, उसकी सुगंध को सूंघोगे। कॉफी के लिए कभी एक दूजे का सामना नहीं करोगे, एक दूजे का पसंदीदा रंग जानने के लिए। वो लड़की दरअसल किसी लड़की को नहीं जान सकोगे, ना ही प्यार करोगे। उसे दोबारा ना देखना ही ठीक है। अब तुम पुराने नॉलेज को समझने की कोशिश करो, उसे पहचानो। मैंने उसे अपने कैमरे में कैद कर लिया।
और वो वहां से चली गई। मैं तस्वीरें ले रहा था और वो उस प्लेटफॉर्म पर बस एक चेहरा भर थी। मैं कैसे मान लूं कि तुम उससे दोबारा नहीं मिले? कुछ फिजिक्स के सूरमा मानते हैं कि हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड हैं जिसमें कुछ ही चीजें अलग हैं। मुझे लगता था कि शायद किसी और ब्रह्मांड में हम मिलेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि ये यही होगा। किसी और ब्रह्मांड में? हाँ, तुम इस पर यकीन करते हो? मुझे ये सुकून देता है। ब्रह्मांड की इन बातों को ब्रह्मांड तक ही रहने देते हैं। वो एक छोटी लड़की थी, लगभग 5 या 6 सालों की होगी। खूबसूरत घुंघराले बालों वाली। उसने दरारों से झांककर मेरी तरफ प्यार से देखा। एक लड़का जो उससे बस थोड़ा सा बड़ा था। उस लड़की ने उस ट्रेन और उसके सामान के बारे में क्या सोचा होगा। हमने एक दूसरे को देखा कुछ इंच की दूरी से, लेकिन हो सकता है वो किसी अलग जगह से थी। फिर उसने कुछ हलचल की। उसने अपनी उंगलियां दरारों के बीच में डाली और मेरी हथेलियों पे कुछ रख दिया। और कुछ पल बाद मानो ब्रह्मांड को पता था कि ये पल खत्म हो गया है और ट्रेन फिर से चल पड़ी। मैंने अपनी हथेली को देखा। मैंने देखा कि उसने अपने गले का एक छोटा सा लॉकेट दिया था। हमेशा एक पल आता है जब आपकी जिंदगी करवट लेती है। जरूरी नहीं कि वो आपको उस वक्त पता हो। बोले गए अल्फाज, किसी के चेहरे पर चमकती रोशनी आपको एहसास दिलाती है कि आपको प्यार हो गया है। इतिहास अजीब तरीके से घुमाव लेता है और आप उस जगह पहले जैसे नहीं रहते। क्या वो अपनी आंखों से चश्मा निकाल रही है या आंसू पोंछ रही है? वो स्पर्श कितना ही छोटा क्यों ना हो, मुझे उसने एक झटके में बदल दिया। एक आत्मा राह के साथ, एक जिंदगी एक रेखा के साथ। ट्रेन में एक लड़की होना आम बात है, पर एक रोती हुई लड़की होना खास बात। मुझे यकीन नहीं था कि वही लड़की है जिसे मैंने पहले देखा था। वो अलग दिख रही थी। तुम ठीक हो? माफ करना, उदास लग रही हो। जानती हो, ट्रेन्स लोगों को दुखी कर सकती हैं, वेस्टर्न कंट्रीज के सॉन्ग्स की तरह। कंट्री? हाँ, हर एक ट्रेन के साथ कोई दुखी है ही। ऐसा नहीं, किसी ने 30 सालों में इसे वेस्टर्न कंट्री नहीं कहा। वाह, कैमरे की लेंस दिख रही है। ये मेरी जॉब है। इस जॉब को ताड़ना कहते हैं। डॉक्यूमेंट्री शूट करते समय कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। क्या ये अभी ऑन है? कैमरा शाही हो? कुछ लोग मानते हैं एक फोटोग्राफ तुम्हारी सोल को कैप्चर कर सकती है। जो जंगल में रहते हैं? यकीनन वो गलत है। ये किस लिए है? मूवी के लिए? वैसे तुम चाहो तो इसे लव स्टोरी कह सकती हो। मुझे लगा डॉक्यूमेंट्रीज नॉन फिक्शन होती हैं। ऐसा कहना इंसल्ट होगा। तुम्हें क्या लगता है जो सच में होता है वो फिक्शन नहीं है? मुझे यकीन था कि ट्रेन में जाने वाली वो कोई आम लड़की नहीं है। उसने तुम्हें कुछ पर्सनल जानकारी भी दी? उसके पास सवालों से बचने का तरीका था। आपको लगता है आप उसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ अपने बारे में बात कर रहे थे। तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ होगा? अगर इजाजत हो तो गेस करूं? क्यों नहीं? ठीक है। 7 साल पहले तुम एक ट्रेन में एक आदमी से मिली।
तुमने बात भी की, लेकिन नाम जानने से ज्यादा नहीं। वो पेगेप्सी पर उतर गया। जैसे ही उसने प्लेटफॉर्म पर कदम रखा, तुम्हें लगा कि तुम्हें भी उसके साथ उतर जाना चाहिए था। वही एक आदमी था, वही एक मौका था तुम्हारे प्यार को पाने का। लेकिन ट्रेन चल पड़ी और तुमने अपना मौका गवा दिया। तुमने पेगेप्सी की डायरेक्टरी एक हफ्ते खंगाला, पर उसके पहले नाम के अलावा कुछ नहीं मिला। और नाम क्या था? बॉब। बदकिस्मती से शायद वो जेबिडाया से होगा। तुमने 373 रॉबर्ट से हर एक को जांचा, बॉब्स और बॉबीज। मैंने कभी बॉबी को नहीं जांचा। बिना किस्मत के। लेकिन 7 सालों में हर दिन तुम टिकट खरीद कर ट्रेन से पेगेप्सी जाती रही और अकेले ही अपने घर आ जाती थी। ये किसी और की कहानी है। अच्छा, मैं उसे तलाशने में इतना समय नहीं लगाऊंगी जिसने मेरी माँ की हत्या की है। तो तुम मुझे कुछ नहीं बताओगी? ट्रेन और एरोप्लेन में क्या फर्क होता है जानते हो? ट्रेन में अगर तुम्हें किसी से बात करना पसंद नहीं है तो तुम सीट बदल सकते हो, अगले स्टेशन पर उतर भी सकते हो। तो उसने तुम्हारा नंबर नहीं लिया? अपना हाथ दिखाओ। भविष्य बताने वाली हो? काफी आसान है। तुम्हें खुशी मिलेगी, जिससे प्यार करते हो उसे खो दोगे, तुम मर जाओगे। मैं दूसरी एडवाइस ले सकता हूँ? ट्रेन की एक और खासियत है, तुम दुनिया को रियल टाइम में पीछे जाते देख सकते हो, और 8 मील ऊपर प्लेन से नीचे उतरने पर तुम खुद को यकीन दिला सकते हो कि तुम वही इंसान हो। तो लाखों सवाल बिना किसी सवाल करने वाले के बिताई हुई 100 रातें। मैं इस गीले बिस्तर में खुद को क्या महसूस कर रहा हूं? मेरी बगल में ये कौन है? मुझे जितने याद हैं उससे ज्यादा घाव क्यों है? सही है, यादाश्त खो गई है। लेकिन क्या यादाश्त ही हमारी भावनाओं को हमारे अस्तित्व के पलों में बुनती है? लेकिन हाँ, किताबी सवाल अपनी ताकत खो देते हैं जब तुम अपनी ताकत खोते हुए महसूस करते हो। ये समझने की बात है कि तुम अनिश्चित भविष्य में किसी मोड़ पर मर रहे हो। वो घड़ी की टिक टिक को धीमी होते देखना। और हाँ, रूम में मैं अकेले मरने वाला नहीं हूं। तो तुम काम पर वापस गए? मुझे प्रोजेक्ट पूरा करना पर था। अब तुम्हारे पास एक नाम था। वेस्टपोर्ट में कोई लेक्सी नहीं थी। वहां 3 अलेक्जेंड्रा थी, लेकिन उनमें से कोई वो नहीं थी। जब हम कैंप में आए, वहां सब कुछ सामान्य था। एक आदमी दाईं या बाईं और इशारा करता, और मैं अपनी मॉम और बहन के लिए जीऊंगा या मर जाऊंगा। मैं काम करने के लिए काफी बड़ा था, तो मैं और मेरे पिता हम दाईं ओर गए। मेरे हाथ में अब भी वो लॉकेट था, लेकिन मैंने उन्हें हर छोटे टुकड़े के बारे में बातें करते देखा जिससे वो खोज सके। रिंग्स, ब्रेसलेट्स। तुम अपनी चीजों को तब तक ही मुंह में छिपा सकते हो जब तक वो तुम्हारे मरने के बाद ले न ले। तो मैंने छोटे लॉकेट को छिपाए रखने की ठान ली, जो मुझे उस छोटी लड़की ने दिया था। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसे अपनी जुबान के नीचे दबाए रखा। हर एक मिशन, भले ही आपके दिमाग में हो, आपको जिंदा रखता है। मैं जब काम नहीं करता था तब सड़कों पे यूं ही भटकता रहता था। मैं सोचता था कि मैंने उसे दिन में दर्जनों बार देखा है। असल समय में चीजें देखने से दुनिया का हिस्सा होने पर यकीन करना आसान हो जाता है। जैसे हमारी हलचल रोजाना से अधिक है, हमारी मौजूदगी भी आमतौर से ज्यादा होती है। लेकिन लंबे समय के खुलासे से सच्चाई का पता चलता है। हम बस भूत हैं, हमें खुद पर ही भ्रम होता है। तो एक आदमी सुबह की कॉफी पीकर अखबार पढ़ रहा है।
उसके आगे की जगह पर उसे ये दृश्य दिख रहा है, खूबसूरत। मेरा मतलब है स्विम सूट वाली के पड़ोस वाली लड़की लॉटरी टिकट खरीद रही है। वो प्यार में पागल है, लेकिन वो उससे बात नहीं कर पाया। उसने उसे जाने दिया। अगले दिन वो वापस स्टोर में जाकर मालिक से पूछता है, क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में पता है जिसने लॉटरी टिकट खरीदी थी? तो मालिक ने कहा, या तो तुम कुछ खरीदो या दफा हो जाओ। खैर, उस आदमी ने जाना कि लोग आदत से मजबूर हैं, इसलिए वो नजदीकी कॉफी शॉप में जाता है और ऐसी जगह बैठता है जहाँ से उसे स्टोर अच्छे से दिखे, ताकि लड़की उसे वापस दिख जाए। वो जुनूनी हो जाता है। दिन हफ्ते में बदल गए, मौसम बदल गए। वो काम चोरी करने लगा, अपने दोस्तों से दूर होने लगा। लेकिन तुम जानते हो, और फिर एक दिन ऐसा आया जब उस आदमी ने हार मान ली। उसकी खबर मिली? पता चला कि वो शहर से बाहर है। गेस करने दो, वो कभी कुछ नहीं करेगा। पर क्यों? क्योंकि वो भविष्य टटोलता है। उनका अफेयर हो जाएगा और समय के साथ सब खत्म हो जाएगा। अफेयर। वो सुबह उसके खराब आवाज से उसके गले की खराश का अनुमान लगा सकता है। वो अपनी आंखें बंद कर लगभग उसे सूंघ सकता है। ओह, ये तो अच्छी खुशबू है। लेकिन उनके पास लंबे समय तक साथ रहने के लिए लगभग इतना ही मौका है। लॉटरी जीतने के बाद उसे सब हासिल नहीं होगा, क्योंकि अच्छा कभी भी परिपूर्ण नहीं होता। अपने अधीर मन में उसने कभी न जुड़ने वाला वास्तव और कल्पना का अंतर महसूस किया। तो वो बस उसे जाने देगा उसके मायूस लॉटरी टिकट के साथ, या फिर वो उसे अपनी कल्पना में जिंदा रखेगा। बस अब घुटने ही टेकने हैं और उसने जरूर कुछ खो दिया, कुछ वैल्यूएबल। शायद कामयाबी, या फिर शायद वो रिश्ता जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। पर सोचो, उसे बदले में क्या मिलेगा? उस लॉटरी वाली लड़की के लिए कई दिनों बाद वो हमेशा के लिए एक ऐसा आदमी होगा जो बर्फ और बारिश में खड़ा है। वो ऐसा आदमी होगा जो अपनी मंजिल के करीब होने पर भी हार गया। वो मिथिक कहलाएगा। तुम्हें जानना है सच में क्या हुआ? बिल्कुल। वो भागते हुए जल्दी कॉफी शॉप से बाहर आता है, अपने हाथ पर कॉफी गिरा देता है जो काफी गर्म होती है। वो उसे अट्रैक्ट कर लेता है, उनमें बातचीत होती है और वो डेट करने लगते हैं। मॉन्टोक में 2 बच्चे और एक समर होम। वो दोनों आपस में बहुत समय तक तू मैं करते रहे। आओ, यकीन करो, उसने कोशिश तो की थी। मेरा वर्जन ज्यादा चलेगा। तुम्हारा सीक्रेट मालूम है? बता सकती हो वो क्या है? सच्चे प्यार से ज्यादा तुम्हारे पास एक महान कहानी है। तुम्हें नहीं लगा उसकी जिंदगी में जो चल रहा था वो अजीब था? वैसे मैं तो कुछ भी नहीं सोच रहा था। क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम विक्टिम हो या सस्पेक्ट। मुझे लगता है तुम उसके बारे में कुछ और बात कर सकते थे। ओह, और वो लॉटरी टिकट? वो जीत गई। मुझे ढूंढने की कोशिश की। वेस्टपोर्ट में कोई लेक्सी नहीं है। मैंने नहीं कहा कि मैं वेस्टपोर्ट में रहती हूँ। मुझे फेयर चांस देना चाहिए था। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया है ना? तुम अलग लग रही हो। मुझे भी लगता है। तुम्हारे बालों का रंग कैसा था? ये बात है ट्रेन में 2 लोगों के मुलाकात की। अगर वो दोनों जान गए कि वो अजनबी रहेंगे तो वो आजाद हो जाएंगे। तुम चाहे मेरी कहानी जैसी भी बना सकते हो, मैं निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हें मुझे मारने के लिए कह सकती हूँ, पता नहीं तुम ये कर पाओगे या नहीं। हमें एक दूसरे से झूठ बोलने की जरूरत नहीं जब तक कि झूठ सच से ज्यादा खूबसूरत ना हो। हम ट्रेन में ज्यादा देर नहीं होंगे। नहीं। तुमने मुझे ढूंढा कैसे? बस ये मत कहना कि तुम उन नौजवानों में से हो जो इत्तेफाक में यकीन नहीं करते। तुम मुझे किसी को मारने के लिए तो नहीं कहने वाली? जो करते हो वो क्यों नहीं बताते? क्या मैं तुम्हें इस दर्द के लिए पेन किलर दूं? असल में दर्द मेरी यादाश्त के लिए अच्छा है। सेंट जूड्स की सिस्टर्स तुमसे सहमत होंगी। कैथलिक स्कूल? बिल्कुल सही। उसका पेट्रन सेंट।
मैंने लॉकेट को जुबान के नीचे दबाए रखा। जब तक कि जुबान से खून न बहे, मैंने उसे ऐसे दबाए रखा, इस तरह। मैं वैसे ही सो गया। आखिरकार मेरा वो दर्द धीरे धीरे कम हो गया। मेरे पिताजी ने बस कुछ हफ्ते पहले ही उसे बनाया था। एक दिन उन्होंने काम करने से मना कर दिया और उन्होंने पिताजी को पीट पीट कर मार दिया। गोलियां बहुत कीमती होती थी। जब मैं छोटी थी और चीजें बिगड़ जाती थी तब माँ मुझे यही कहानी सुनाती थी। दुनिया खत्म हो गई जब जीसस को क्रॉस पर लटकाया गया, वो यही कहती थी। और इतिहास बताती थी 100 साल जीने वाले किसी रोमन इंसान की जिंदगी का वो बस एक सपना था। कॉफी पियोगी? तभी उसने तुमसे कार्ल प्रूवेट के बारे में पूछा था? पहली बार नहीं। मुझे पता था वो कुछ छिपा रही है, अपने पास्ट की कुछ बातें हैं, पर जो कुछ उसने बताया ज्यादा नहीं बताया। बल्कि जिस तरह कहा उसके बारे में था। उसने जो भी कहा वो ना के बराबर ही था। तुम कुछ डिटेक्टिव पुलिस की तरह हो। हाँ। तुम पुलिस वाले लगते नहीं हो। अच्छा, पुलिस वाला कैसा दिखता है? बढ़िया पोशाक। पति पत्नी को धोखा दे रहा था, मैंने यहाँ से सब देखा। कहानी तो पर अच्छी तुम्हारे है। पास कैब ड्राइवर की कहानी जैसा कुछ नहीं है। एक आदमी पिछली सीट पर एक औरत के साथ चुम्मा चाटी में लगा था। मैंने कहा ये सब मेरी कैब में नहीं चलेगा। उसने कहा मैं तुम्हें ज्यादा टिप दूंगा। तो क्या किया तुमने? मैंने उसे बाहर फेंक दिया। जो भी करना है बाहर करे, मेरी कैब में नहीं। कमीने लोग ज्यादा टिप देकर भसड़ मचाते हैं, समझे? हाँ, समझ गया। तुम्हारी कैब में नहीं। वही तो। ये तो वही है। आज तक की सबसे अजीब कहानी सुनना चाहते हो? बौने लोगों की कहानी सुनाओगे? क्या बौने? हाँ, किसी तरह वो हमेशा बौनों को शामिल करते हैं। वो कभी सच्चे नहीं थे। और हाँ, 100% ऐसा ही हुआ है। मेरा भाई 2 साल तक एक लड़की के साथ लगा रहा, जिसे वो स्पिनिंग क्लास में मिला था। क्लास में सिर्फ औरतें थी। मेरे भाई ने औरतों के लिए क्लास ज्वाइन की और वो उस लड़की के साथ लगा रहा। एक रात उसने पूछा क्या मैं अपने दोस्त को भी बुला लूं? मेरे भाई की तो लॉटरी लग गई। बेशक ये ज्यादा रोमांचक है। गेस करने दो। वो दोस्त एक आदमी है ना? आदमी? तुम पागल हो? मेरा भाई जिसके साथ में था ना, उससे भी ज्यादा सुंदर थी वो। एकदम धांसू थी। उन्होंने रात भर मजे किए, जैसा उसने पहले कभी सोचा था। मेरे भाई को तो मौत के बाद वाला स्वर्ग का आनंद मिला। मुझे सुबह उसके कॉल की बात पता चला कि सब कुछ चला गया है। लड़कियां, वॉलेट, टीवी। उसने पुलिस को बुलाया लेकिन कुछ नहीं हुआ। उस लड़की का फोन बंद हो गया था। वो स्पेनिंग क्लास छोड़ चुकी थी, ऐसे जैसे कभी वहाँ थी ही नहीं। सीधे सीधे एक बात पूछता हूँ, वो उसके साथ 2 साल तक थी ताकि उसकी टीवी चुरा सके? उसका पूरा घर। उसका नसीब अच्छा था, लड़की ने अंडरवियर छोड़ दिया। मेरी मानो ये बहुत अजीब कहानी है। उसने लड़की को तलाशा नहीं? हर दिन वो उसे तलाशता रहा, सबवे में, सड़कों पर, लेकिन वो नहीं मिली। उसने जिस औरत का आधे घंटे तक पीछा किया, उसने पुलिस बुला ली। स्पिनिंग क्लासेस बंद करने के बावजूद भी मेरा भाई कभी नहीं सुधरा। तो उस लड़की ने तुम्हें डिटेक्टिव बनाया? अगली बार जब तक मैंने उसे दोबारा नहीं देखा, तब उसने मुझसे पूछा। कैंप के समय में, बाहर सामान्य स्थिति में, कैंप के समय बाहर सामान्य स्थिति में, कैंप के समय में, बाहर सामान्य स्थिति में, कैंप के समय में, बाहर सामान्य स्थिति में। हेलो, क्या मुझे मिल सकते हो? जहां मैं बड़ी हुई सब कुछ फ्लैट था, यहां तक कि शहर भी। ये ज्यादा भरोसेमंद लगता है। हर किसी से आंखें मिलाने से तुम अपने आप को समझा सकते हो कि तुम अलग नहीं हो। क्या किसी बेघर इंसान को कभी सहारा दोगे?
तुम अच्छे से समझ रहे हो। बेघर तो मैं भी था। अच्छा, पता है मेरी माँ हमेशा गलत आदमी के साथ उलझी रही। पिताजी मेरे पैदा होने से पहले ही चले गए। मैं उन्हें दोष नहीं दे रही। ढूंढने की कोशिश की? मैंने सुना था ईस्ट में उनके कोई अंकल रहते थे, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। हालांकि वो यहाँ ज्यादा नहीं आते थे। तुम अब भी अपनी माँ के करीब हो। मैंने बड़े होते हुए उनसे सीखा कि कैसे पेश आना चाहिए। जब मैं 7 साल की थी तब आखिरकार मैंने उनकी जिंदगी को संवरते देखा। उन्होंने नशा छोड़ दिया। वो किसी अमीर घराने के आदमी से मिली। वो हमेशा चाहती थी कि मुझे सब कुछ मिले, इसीलिए उन्होंने अपनी सारी चीजों को दरकिनार कर दिया। वो कुछ समय के लिए ठीक थे, पर कुछ ही समय के लिए। उन्होंने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, लेकिन वही मैंने तय किया कि मैं कभी किसी का शिकार नहीं बनूंगी। ये जरूरी है कि तुम अपने खुद के वादे पर अटल रहो। सच है ना? यही फोटो देखकर तुम पिघल गए? मैं वो कर रहा था जिससे उसकी मदद हो। सबसे पहले तो तुम जानते हो कि तुम्हें यह पसंद है, फिर एहसास होता है कि गलती तुम्हारी है। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो मैं वो नहीं कहती। कभी कभी लगता है कि सिर्फ तुम्हारी माँ की आंखें तुम पर नहीं टिकी हैं, बल्कि बाहर के लोग भी तुम्हें देख रहे हैं। इसीलिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? मैंने तुम्हें बुलाया है पैग लगाने के लिए। उसने अपनी शादी के बारे में कुछ बताया? ज्यादा शब्दों में नहीं। यानी उस तरह से बताया जैसे कभी नहीं बताया था। वो कौन थी जिससे तुम मिले थे? वही एक है जिसके बारे में तुम सोचते हो। शैतान कई रूप लेते हैं, लेकिन असलियत में वो एक ही होता है। तुम्हें तो नन होना चाहिए था। औरतों के लिए कोई विकल्प नहीं है। मैं खतरनाक नन बनूंगी। मंजिल तय करने वाला हमेशा होता है। लड़कों के लिए ज्यादातर वो एक लड़की होती है जो जानती है कि वो लायक है। मेरे अंदाजे से वो एक कपल थे। वो ठीक ठाक थे। अगर तुम उस लड़की से बात करने की हिम्मत कर लो तो तुम जान जाओगे कि उसके दांत सही नहीं है। उसकी आंखें थोड़ी तिरछी हैं। तुमने कभी नोटिस किया कि शुरुआत में हम हमेशा उसे खूबसूरत समझते हैं, लेकिन समय के साथ वो परेशानी लगने लग जाती है। तो तुम कैसी हो? मैं तो ऐसे ही ठीक हूं। जहां तक कि इसमें टेप नहीं है। ये डिजिटल है, इसमें टेप नहीं होता। वो हाई स्कूल में थी। उसके कार की पिछली सीट पर उसे लगता था वो ओरिजिनल है। वो बहुत कूल था। उसके चेहरे पर छोटी सी मुस्कान थी, लेकिन उस मुस्कान में अपेक्षा और दर्द भरी दुनिया थी। फूल खूबसूरत थे लेकिन मुरझा चुके थे। लड़की छोटी उम्र की थी लेकिन सयानी हो रही थी। वो एक दूसरे को जिंदगी की आखिरी सांस तक किसी वृद्धाश्रम में नहीं पाने वाले हैं। वो एलए में जुदा नहीं होने वाले। वो उनका पल है जिसे वो अच्छे से जिएंगे। अगर उस लड़की के साथ अपने संबंध के बारे में तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो यही सही समय है। मुझे जानना है कि अगर किसी को सच में जानना संभव है तो। आई लव यू। सच में? नहीं, मैं हमेशा साथ हूँ। मैं हमेशा जानना चाहता था कि वो सच है। हमारी सोल समय की शुरुआत से एक साथ पैदा हुई थी और मेरे दिमाग में उसकी एक छवि थी। आई लव यू। हमारी सोल समय की शुरुआत से एक साथ पैदा हुई थी। मैं हमेशा हमारी सोल समय की शुरुआत से एक साथ पैदा हुई थी। आई लव यू। आई लव यू। हमारी
हमारी सोल समय की शुरुआत से एक साथ पैदा हुई थी। वो कॉलेज में नहीं हुआ, हम म्यूजियम में मिले। इम्प्रेशनिस्ट? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें हमेशा इम्प्रेशनिस्ट विंग में सबसे बेहतर लड़की मिलेगी। हम कई बार घूमने गए। उसने मुझे उसकी जगह पर बुलाया। हम एक काउच पर बैठे थे। जब वो आग में पन्ने फेंक रही थी, मैंने उसकी हलचल में जरा सी कठोरता देखी, जैसे उम्र के छोटे संकेत ने उसे मेरे लिए सच बना दिया हो। और वो उसकी अपूर्णता से ही पूर्ण हुई थी। और उस पल में मैं भविष्य देख सकता था। हम दोनों उम्र और बीमारियों से लड़ते हुए उजले हुए मंजिल में साथ चलेंगे। वो शानदार ढंग से हारना, मैं उसके घुटनों की और कैंसर की बीमारी में उसका ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूं कि सेक्स और प्यार बस प्राणियों की चीजें हैं, जिन्हें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है। लेकिन वहां एक और संभावना है। अगर प्यार अपने वजूद से ज्यादा होता है, तो शायद हम भी अपने आप से कुछ ज्यादा होते हैं। लेकिन एक और भविष्य है। वो मुझे छोड़ देगी या मैं उसे छोड़ दूंगा। मुझे दर्द होगा, लेकिन कुछ समय के लिए। और मैं जानता हूं कि अगर मैं 1 साल बाद उससे मिला, तो वो नहीं होगी जिससे कि मैं प्यार कर सकूंगा। मेरा सवाल है कि मैंने क्या किया था। तो तुम कौन सा भविष्य चुनोगे? कभी कभी बिच्छू आपको डंक मारता है, मतलब कि उसे भी दर्द होता होगा। जब मैं छोटी थी, मेरी माँ ने मुझे संतों के बारे में बताया था। सेंट जूड हमेशा मेरे पसंदीदा थे। खोए हुए कारणों के संत। तुमने सच में मुझे किस लिए बुलाया है? मैं कार्ल के साथ उसकी मदद करने को तैयार था, लेकिन एक शर्त थी। उसने मुझे अभी तक नहीं बताया था कि जब हम ट्रेन में मिले थे तो वो रो क्यों रही थी। कभी एक साहसी आदमी थे। क्रांति के समय ये क्यूबा में बिजनेस कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह उन्हें दोनों ओर से मना लिया कि वो उनके साथ हैं। उन्होंने सरकार की ओर से छापामारी के लिए घुसपैठ की। क्रांतिकारियों को बताया कि जानकारी इकट्ठा कर रहे थे। दोनों को लगा वो CIA से हैं। मुझे लगता है कि आखिरकार वो भी नहीं जानते थे कि सच्चाई क्या है। एक बार उन्होंने एक गांव को हमले की सूचना भी दी। कई परिवार वहां से भाग निकले। क्या तुम्हारे पास चॉकलेट है? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे लिए ये करो, डैनी। मेरे कैमरे के साथ उनका पीछा करने से तुम्हें क्या मिलेगा? गोला बारूद। किसी की भी 2 जिंदगियां नहीं होती हैं। हर किसी का कोई राज नहीं होता। और यहीं तुम गलत हो। तुमने अंदाजा लगाया कि वो बूढ़ा आदमी उसका अंकल है? मुझे लगता है कि वो बस एक बूढ़ा आदमी था जिसका उसने इस्तेमाल किया। वो कहानी अच्छी बनाती थी। कार्ल प्रूएट का पीछा करने को तुम राजी कब हुए? वो एक क्रिमिनल डिफेंस लॉयर था और मुझे पता था कि उसके कुछ गैर कानूनी संस्थाओं से संबंध है, लेकिन इसके बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं। तुम्हें अब भी लगता है कि वो एम्यूनिशन तलाक की कार्रवाई के लिए थे? तलाक का जिक्र उसने कभी नहीं किया। सही है, मतलब बताकर भी कुछ नहीं बताया। 1 हफ्ते के भीतर ये इंटरेस्टिंग बात शुरू हो गई। तब तुमने पहली बार देखा था जेम्स फैनेट्री को? हाँ, हमारी पहचान कुछ खास तरीके से नहीं हुई, लेकिन यही था। ये तो हमें पहले से ही पता है। रिकॉर्ड की वजह से मैंने उसे जाने नहीं दिया। तो इसलिए कभी कभी बिच्छू डंक मार देता है। तुमने पिछले हफ्ते और दिनों के बारे में बताया। तुम वजह की तलाश में थी। कोई घिनौना काम करते हुए तुमने कुछ गलत कहा क्या? क्या यह सच में इतना नाजुक हो सकता है, या तुम इसे जाने दे सकती हो?
मैं उन कपल से नफरत करती हूँ जो ये याद नहीं रखते कि इतने लंबे से वो साथ क्यों हैं। कान्हे के देश में अंधे से ईर्ष्या करने जैसा। अमरीकियों के आने के साथ वो हमारे साथ खत्म करने की जल्दी में थे। अंत में मेरी बारी होती। मैंने ट्रेन की उस छोटी लड़की के बारे में दोबारा सोचा। एक ऐसी जगह जहां बुराई बहुत बड़ी लगती थी और छोटी भी। हर रोज मैं यकीन करता गया कि दया की एक हरकत ने मेरी जान बचाई। मुझे ये जानना था, और वहां और भी कुछ था। कुछ लोग मौजूद थे जो अच्छे और दयालु थे। उसने तुम्हें कार्ल प्रुइट की जो तस्वीर दिखाई, उसमें तुम्हें कुछ भी अटपटा महसूस नहीं हुआ? वो एक फैमिली फोटो तो बिल्कुल नहीं थी जो टेलीफोटो लेंस से ली गई हो। उसे अपनी तस्वीरें निकालना पसंद नहीं था। बिल्कुल, बहुत सीधी थी ना वो। मैंने विश्वास पर बहुत जोर दिया। पर मुझे लगा था कि तुम फिल्मी लोग नास्तिक होते हो। जब तक कि ईश्वर तक बात आए। एक सुबह बहुत ज्यादा उत्साह था। कैंप के गार्ड्स गायब थे। लोग आसपास भाग रहे थे। अमेरिकन ने कैंप को आजाद कर दिया था। उनके पास हमारे लिए खाना था। उनके पास हमारे लिए कुछ मीट और थोड़ा शोरबा था। लेकिन मुझे कुछ अच्छा और गर्म खाए काफी समय हो गया था। मैंने जल्दबाजी में खा लिया तो वो लॉकेट हिल गया और लगभग मेरी सांस फूल गई। जरा सोचो उस बारे में। अगर अंत में मैंने उस लॉकेट को निगल लिया होता तो मेरा दम घुट गया होता। मैंने उसे अपने मुंह से बाहर निकाला और अपने गले में पहन लिया। एक जोश लड़के के गले में वो लॉकेट। मैं समझाते हुए थक गया था। उन्हें सोचने दो कि मैंने धर्म बदला है। मैंने कार्ल को कई बार बिल्डिंग में जाते देखा तो मैंने एक अलग ही फैसला लिया। इसे पहले कभी देखा है? इसका नाम स्पाइडर है। अच्छा। कार्ल ने कई बार इसे रिप्रेजेंट किया था। इसे प्रोबोनो का तय किया हुआ काम करने का आदेश था। और स्पाइडर? वो एक प्रोवाइडर था। ड्रग्स, लड़कियां, जो तुम सोचो। कार्ल को कई तरीकों से पैसा कमाना अच्छा लगता था। तुम पूछ रहे हो कि टाइम क्या हुआ है? मुझे अपने रिस्ट पर बैंड बांधना चाहिए। तुम क्लब का हिस्सा नहीं हो। मैं उस आदमी से नहीं भिड़ सकता था तो मैंने सोचा किसी और रात वापस आऊंगा जब वो कभी ब्रेक पर जाएगा तब। तुम्हें लगा नहीं कि ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा था? कभी चलती ट्रेन से छलांग लगाई है? अगर तुम इस लड़की के साथ अपने संबंध के बारे में मुझे कुछ बताना चाहते हो तो यही सही समय है। मुझे लगा मैं सस्पेक्ट नहीं था। खतरनाक जगहों पर वीडियो कैमरा ले जाकर शूटिंग करने वाला शख्स सस्पेक्ट नहीं होगा तो और क्या होगा? मेरा अंदाजा है कि मुझे जानना है कि सच क्या था और उसकी बस कौन सी इमेज मेरे दिमाग में बसी हुई थी। मुझे जानने की जरूरत है कि क्या किसी को जानने की संभावना थी, सच में किसी को जानने की। ये बहुत अहमियत रखता है। मेरी बीवी पिछले साल मर गई। 30 साल की थी।
मुझे कॉल आया था, पता नहीं किसने किया था। कार एक्सीडेंट था। मजे की बात यह कि उस रात वो बाहर नहीं जाने वाली थी, पर उस रात वो गई। उस लड़के से मिलने गई जिसके साथ उसका अफेयर था। मैं कई हफ्ते गुस्से, दर्द और नुकसान के बीच पिसता गया, पर सबसे मुश्किल था एक भावना से दूसरी भावना तक पहुंचना। मैं टूटा हुआ था। आखिरकार मैंने एक भावना चुनने का फैसला किया। मैंने याद करने की कोशिश की कि वो कौन थी और मैंने उससे प्यार क्यों किया। और फिर जब बुरी भावना उत्तेजित होती है तब मैं उसे क्या कहते हैं, जब शीशे को सोने में तब्दील करते हैं, एल्केमी। हाँ, मैंने सोचा कि उससे सब कुछ ले लूंगा, जिन चीजों से नफरत करता था वो भी, और मन ही मन उसे बता दूंगा कि कैसे मैं उससे प्यार कर बैठा, क्योंकि इन्हीं चीजों ने तो उसमें खामियां होने के बावजूद बनाए रखा। मैं हर दिन सोचता हूं, किसी को सारी उम्र बेपनाह प्यार करने के बावजूद आप किसी से एकाएक नफरत कैसे करने लगते हैं। मैंने ऐसे मर्द भी देखे हैं जो अपनी बीवी के लिए जान देने को तैयार थे, पर उसी ने अपनी बीवी के टुकड़े कर दिए। मैं ऐसा नहीं होने देने वाला था। मैं सोने को शीशे में नहीं बदलने वाला था। उससे कुछ हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत। पता है, कैमरे के मेन्यू पर एक टैब होता है जिससे सामने वाली लाइट बंद कर सकते हैं। इस तरह सामने वाले को पता नहीं चलता कि उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो ठीक है, कुछ आप बताइए, कुछ मैं बताऊंगा। क्या वो सच था? जानते हो जीसस ने क्या कहा था? सच क्या है? वो उनके न्याय के खिलाफ थे। आखिरकार मैं न्यूयॉर्क चला गया। मुझे अपने रिश्तेदार के पास काम मिल गया जो छोटे तोहफे बेचता था, चर्च की कुछ धार्मिक चीजें। वो हमेशा मेरा मजाक उड़ाया करता था। लॉकेट की वजह से वो मुझे अजीब नाम से पुकारता था। बाहर जाके चीजें बेचने को कहता था। मैं हर दिन कार्ट लेकर कोनी आइलैंड जाता था। मुझे यकीन नहीं होता था कि लोग कैसे खुश हो सकते हैं, बस एक कॉटन कैंडी और कुछ बचकाना राइड्स के साथ। वो खुशी मेरे लिए भाषा से ज्यादा अजनबी थी। एक दिन मैं अपनी कार्ट ले जा रहा था जब वो सुंदर जवान औरत अपनी भांजी के लिए कुछ खरीदने के लिए आई। वो एक लहजे के साथ बात कर रही थी, तो हमने जर्मन में बात शुरू की। मैंने अपनी नास्तिकता के बारे में कुछ बात नहीं की, बिल्कुल नहीं, ना ही जर्मन होने की। लेकिन वो बेहद शरीफ और दयालु थी। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं एक जू हूं और वो समझ जाती। हम दोनों में बहुत ही ज्यादा फर्क था, लेकिन उससे बात करना आसान था और मैं उसकी मुस्कान आज तक नहीं भूला। आखिरकार उसने एक लॉकेट खरीदा जिसे मैं एक बैग में रख रहा था और मेरी शर्ट से वो लॉकेट बाहर निकल आया। उसकी आंखें खुली रह गईं, जैसे दो सुंदर झील हों। ये तुम्हें कहां से मिला? उसने पूछा। मैं उसे पूरी कहानी नहीं बताना चाहता था, लेकिन वो पहले से ही जानती थी। एक जूइश लड़का लॉकेट क्यों पहनेगा? ऐसे पहले कभी नहीं हुआ था। हम दोनों में से किसी ने कुछ बात नहीं की। उसके बाद उसकी आंखों में आंसू दिखे। मुझे सजा मिली जब मैंने अपने घर में बताया कि मैंने लॉकेट खो दिया है। मुझे बचाने वाली मिल गई, वो छोटी लड़की जिसकी दया ने मुझे मुश्किल समय में देखा था। मैंने कार्ट वहीं किनारे छोड़ दी, उसी रोड के किनारे, और हम घंटों चलते रहे। दो लोग जो अलग थे बस बातें कर रहे थे, जैसे कि हम एक दूसरे को पूरी जिंदगी भर से जानते हों। वो
मेरी कल्पना में थी। लोगों को सक्षम देखना बहुत अच्छा होता है। मैंने भी उसमें कुछ ऐसा देखा, बहुत बढ़िया। अब जब मैं उसे मिला तो मैंने उससे वादा किया, अपने आप से वादा किया, मैं उसे कभी नहीं खोऊंगा और मैं इस वादे को कभी नहीं तोड़ूंगा। मैं गलत थी। तुम एक सच्चे प्यार और महान कहानी के बीच कुछ नहीं चुनना चाहते। तुम्हें लगता है ये उसी के बारे में है? एक सुबह जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी माँ किचन के सिंक के पास खड़ी थी और अचानक से मैंने जाना कि वो क्या था। तुम दुनिया को देखते हो पर उसका हिस्सा नहीं होते। लोग तुम्हारी कब्र से गुजरते हैं, हंसते हुए, जिंदा, तुम्हें भुलाते हुए, पर अब भी तुम मौजूद हो, बेपरवाह ब्रह्मांड के एक छोटे से हिस्से की तरह। कोई और दूसरा रास्ता है क्या? क्या अपने पलों तक पहुंचने का कोई दूसरा जरिया है? एक कहानी, हमारे जिंदगी का एक वाक्य। क्या हम उस कहानी का हिस्सा बनेंगे? क्या वो हमारी एटर्निटी बन जाएगी? पता नहीं मैंने उसे हजमंस के बारे में क्यों नहीं बताया। कमाल है किसने मेरी जान बचाई। उसने मेरे साथ एक कैब ली। बात यह थी कि मैं कुछ फुटेज ले लूंगा और रात में हम खाने पर मिलेंगे। तुम्हें उसके लिए लड़ना चाहिए था। तुमने सोचा कि वो उसकी खामियां थी जिससे तुम्हें प्यार हुआ, लेकिन असल में वो बस एक कहानी थी जो तुम्हें एक अच्छा लड़का बना देती जिसने किसी दूसरी लड़की के लिए उसे छोड़ दिया। एक महान खोए हुए प्यार का मुकाम होता है, मुझ जैसी लड़की के लिए भी। कहानियों की ना उम्र होती है ना अंत, तुम उन्हें हमेशा दोहरा सकते हो। दिक्कत यह है कि सबका अंत एक जैसा होता है। सच में यार, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? सही सवाल है। मेरा मतलब है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं नहीं जानता। पर मुझे लगता है कि तुम जानते हो। अच्छा था। अच्छा, तो कब्र खुदवाने चले तुम्हारी? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अबे सुन,
तू खुद की वजह से यहां पर पड़ा है। ये एक बेतुका सवाल था, मैं अपने आप से पूछ रहा था। ज्यादा होशियारी मत कर, मैं सब समझता हूं। मेरा वो मतलब नहीं था। जानता है मुझे पिशाचों की कहानियों में क्या पसंद है? चाहे तो गैस कर सकता है। मैं ये गैस नहीं कर सकता। शिकार खुद पिशाच को अपने पास बुलाता है। मैंने तुम्हें जानने में गलती की। ये तो हर कोई करता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे पा लेते? सोचो कि क्या उसने तुम्हें अपनी सच्चाई दिखाई? मैं वो नहीं सोच रहा था। और यहीं तो तुम गलत थे मेरे दोस्त। तुम कुछ ज्यादा सोचते हो। लेक्सी जैसी लड़की सोचने के काम की नहीं है। उसने तुम्हें बताया कि वो कहां गोते लगा रही है। वो बताएगी कि तुम उसके बाल पकड़कर उसके चेहरे को तकिए पर रखो। बताएगी कि उसे जबरदस्ती पसंद है। एक मजेदार ख्याल आया है। मुझे नहीं लगता कि तुम हंसने के मूड में हो। किसी खोए हुए कारणों के संत के बारे में। हाँ, ये उसके रैप में से एक है, तुम्हारे ऑपोजिट। मैं इमेजिन भी नहीं करता कि मैं पहला आदमी हूं जिससे उसने ये कहा होगा, और उसे गले में पहनने वाला यकीनन मैं पहला इंसान नहीं हूं। तुम औरतों का विश्वास करते हो जब वो तुम्हें बताती हैं कि तुम उनके लिए पहले हो? मैं इस पर विश्वास नहीं करता। ठीक है, तो तुम्हारे लिए अब भी उम्मीद बाकी है। जानते हो वो एक स्कॉर्पियन है। मेरा मतलब कि तुम्हारा नाम स्पाइडर है। तुमने एक स्कॉर्पियन टैटू क्यों बनवाया? चुप रहना तुम्हारे लिए बेहतर होगा। बस ऐसे ही पूछ रहा हूं, ऐसे ही। क्या अंत में ये सब भुगतना ही पड़ता है? मेरा मतलब, देखो मैं कहां हूं और तुम कहां बैठे हो। क्या तुम्हें यह मजाक नहीं लगता? वैसे इतना भी मजाकिया नहीं है। मेरी होशियारों के बारे में यही थ्योरी है कि वो चीजों को अलग तरीके से देखते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि उसने परवाह की? जैसा मैंने सोचा था, एक होशियार बंदा ही ऐसा बेवकूफ बन सकता है। ये एक और होशियार बंदा है। बड़ी होशियारी दिखा रहा था। दिखा दिखा। तो प्लान सुनना चाहता है? हमारी लड़कियां तुझसे काल पर गंदगी फेंकने के लिए कहेंगी, जो कि मुश्किल नहीं है। उसे लड़कियों से ज्यादा दर्द में दिलचस्पी है। तो फर्क क्या है? तुझे उसके लिए करना होगा। तय कर कि तुझे उसे पाना है या नहीं। वो किसी आदमी के साथ है। गेस करने दो, मैं उसे मार दूंगा। देखा, वही होशियारी दोबारा से। लेकिन मैं उसे क्यों मारूं जबकि वो उसे छोड़ने जा रही है? जरा एक मिनट रोक। क्योंकि उसने तेरे हाथ में ये कील ठोक दी थी। मैं सारा फुटेज जमा करते हुए कार पर नजर रखे हुए था। इसके पीछे एक वाजिब कारण है। स्पाइडर, स्कॉर्पियन, अरे भाई जो भी तुम्हारा नाम है,
तुझे दर्द कुछ ज्यादा ही पसंद है क्या? मुझे पता है कि होशियारी की सीमा होती है, लेकिन बात दिमाग तुम्हें ज्यादा दूर नहीं ले जा सकता। ऐसा है क्या? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उससे किसी पैराडाइज आइलैंड पर रिश्ता तोड़ने जा रहे हो? तुम्हें सच में उस लड़की के बारे में कुछ नहीं वो पता? असली नहीं है। नहीं है? वो उतना ही दिखाती है जितना उसे दिखाना है। तुम्हारे जैसे आदमियों को कभी नहीं पता चलेगा कि वो कैसी है। कभी समझ नहीं पाओगे ऐसे लड़की को तुम। सोचो कि मैं तुम्हें नहीं जानता। एक छोटे से गुनाह से डरते हुए तुम एक रास्ते पर खुद ब खुद चल पड़ते हो। उन्हें बता दो जो वो सुनना चाहते हैं, उनके रोजमर्रा की ऐसी की तैसी। वो जो करते हैं तुम उनसे बढ़कर करो और खुद पर भरोसा रखो। वो तुम्हारे साथ कभी सच्ची नहीं थी। बस अपना हो ही गया था। आखिर तुम्हें इसके हाथ में कील ठोकने के लिए किसने कहा था? ये मेरा दिमाग खराब कर रहा था। तो मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ। इसने काल को मार डाला और खुद ही अपने हाथ में कील ठोक डाली। काल इसे कील से मारने वाला था, लेकिन इसने अपने आप को बचा लिया। इसने काल पर चाकू से वार किया और काल बच गया और उसने इसकी दोनों आंखों के बीच गोली मारने की कोशिश की। मैंने तुम्हें पहले क्या बताया था? कहाँ है वो? मुझे उसे देखना है। मैंने बहुत इंतजार किया। तुम कौन हो? जीसस, अब ये मर चुका है। वो तुम्हें जानता नहीं था। तुम्हारे पास पिस्तौल है? कहा था ना मैंने कि शांत हो जाना। क्यों नहीं जानता था तुम्हें? रुको, मुझे दो। तुम श्योर हो बेब्स? ये मेरी जिम्मेदारी है। ये मेरी बंदी है। कम ऑन, तुम इससे अच्छा कर सकती हो। अगर बुरा लगा हो तो माफ करना। मुझे मारने के लिए स्कॉर्पियन को दोष नहीं दूंगा। उसने जो कहा वो क्या था? अपने जीवन के अंतिम पलों में एक चुनिंदा भविष्य जीने के बारे में। क्या ये वही सब कुछ है? क्या ये वही है? क्या तुम हमेशा ये समझने के लिए देर करते हो कि तुम मर गए हो? शायद मुझे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। वैसे वो मौत थी जो मेरे आंखों के सामने चमक गई। रुको, मुझे दो। ये मेरी बंदी है। रिकॉर्ड के लिए, मुझे ये कभी पसंद नहीं आया। ये मुझे चढ़ाता था। जैसा सोचा था वैसे नहीं हो। पर तुम वैसे ही हो जैसा सोचा था। उसे इसकी जरूरत नहीं होगी।
अब तुम कहां जाओगी? गर्मी वाली जगह पर। वहां तुम्हारी पहचान क्या होगी? तुमने मुझे इतना बदला है जितना मैं खुद को नहीं बदल पाई, डैनी। पिशाच कभी न्योते के बगैर नहीं आते। मैं जानता था कि उसने सोचा नहीं होगा। क्या तुम चाहते हो, डैनी, कि मैं तुम्हें सच बताऊं? कि मैंने तुमसे प्यार किया एक पल के लिए ही सही। इसीलिए तो तुम जिंदा हो और स्पाइडर मर चुका है। ठीक है, आई लव यू। मैं याद रखूंगी। समय की शुरुआत से ही हमारी सोल ने एक साथ जन्म लिया था। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती जो तुम्हें पहले से नहीं पता। तुम पर भरोसा है मुझे। क्या तुम मुझे याद करोगे? कह नहीं सकता। बात यह है कि सब कुछ होने के बाद भी मैं यकीन करना चाहता हूं। कुर्सी पर बंधा हुआ आदमी, हाथ में ठुकी हुई कील, जमीन पर मरे पड़े दो आदमी। मैं अब भी उस पर यकीन करना चाहता था। होमो क्रेडिटस, आस्तिक मनुष्य। खूबसूरत बेवकूफी। बस ज्यादा मैच हो गया। वो हमसे कहीं ज्यादा होशियार हैं, तुम जानते हो। बस ये कि तुम जमीन पर मरे पड़े नहीं हो। क्या ये मुझे सस्पेक्ट बनाता है? तुमने कार्ल प्रुएट को मारा मुझे लगता नहीं, और मुझे यह भी नहीं लगता कि उसने तुमसे ये करवाने के बारे में सोचा होगा। मेरा अंदाजा है कि उसका प्लान होगा एक ही समय में प्रुएट और स्पाइडर से छुटकारा पा लेना। तो मुझे यूज क्यों किया? स्पाइडर ने अपनी नैतिक स्पष्टता में वो खो दिया जो उसने स्ट्रीट स्मार्ट्स के लिए बनाया था। वो किसी को जानता था जो प्रुएट का पतन करेगा। उसने उसे मना लिया कि वो तुम थे, इसलिए वो कभी नहीं जान पाएगा कि वो वही था। फिर स्पाइडर को क्यों मारा? मुझे लगता है कि उसका दिमाग इन चीजों में नहीं चलता है। उसे जबरदस्ती पसंद है। उसने कभी कार्ल से शादी नहीं की। लगता नहीं कि वो उसे जानता था। वो उसे जानता था। लेकिन तब मैंने तय किया कि मैं कभी भी शिकार नहीं बनूंगी। उसकी मां ने उससे शादी की थी। उसे क्यों मारा? डीए के मुताबिक हत्या है, पर कार्ल ने बताया कि वह रसोई का चाकू लेके उसकी ओर बढ़ी थी। वो निर्दोष था। उसने कभी नहीं कहा कि उसने उससे शादी की। क्या? या वो वही एक था जो उसे पीटता था? वो बस। जब तुम सुबह उठते हो तो एहसास होता है सिर्फ तुम्हारी माँ की आंखें तुम पर नहीं है, बल्कि बाकी लोग भी तुम्हें देख रहे हैं। उसने बस मुझे खाली स्थान को भरने दिया। मां ने कार्ल पर जबरदस्ती की कि शादी से पहले वो लेक्सी के लिए अंधा भरोसा स्थापित करे। कार्ल ने विश्वास को स्थापित किया। वो तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक उसकी और उसकी मां की मौत नहीं हो जाती। वो हमेशा चाहती थी कि मुझे सब कुछ मिले, इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ दरकिनार कर दिया। उसने 3 दिन पहले विश्वास को खत्म कर दिया। मुझे लगता है कि वो स्पाइडर के साथ प्रुएट के लिए ही थी। ड्रग के मामलों में उसने उसे रिप्रेजेंट भी किया था। एक बार स्पाइडर ने उस पर हाथ रख दिया तो उसकी किस्मत तय थी। आप ये सब जानते हैं? अच्छा होगा हम इस बारे में बारीकी से जान लें। अगली बार कैमरा ऑन करने से पहले मैं ध्यान रखूंगा। तुम मुझे वो फुटेज दोगे जो तुम जमा करते आए हो। तो अब मैं जा सकता हूं? मैं कुछ जानना चाहता हूं। हाल ही में तुमने उस जोड़े के बारे में कुछ कहा था, हस्बैंड्स। तुमने उसे कभी कुछ नहीं बताया। मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि वो ये सब करे। मैं बस कैंप में था, जैसा कि मैंने बताया। और मैंने कई ट्रेन्स को कैदियों के साथ गुजरते देखा, लेकिन मॉरिस कभी नहीं दिखा। उस दिन कोनी आइलैंड में हम पहली बार मिले। हम में प्यार हुआ और हमने शादी कर ली। जरूरी हिस्से सच हैं,
लेकिन वो क्रॉस वाली लड़की की कहानी, आपकी परी? वो मैंने बनाई थी। वो बस एक लॉकेट था जो वो बेच रहा था। मुझे एक जूइश लड़के का क्रॉस बेचना बहुत अजीब लगा और मैंने उस वक्त हिदायत भी दी थी। लेकिन वो सच नहीं था ना? यकीनन वो सच था। हाँ, बस जो सोना था वो नकली था। जब किताब के पब्लिशर ने जांच की तो उन्होंने पाया कि दिन और जगह मेल नहीं खा रहे हैं। हस्बैंड निर्दोष रहे, लेकिन उन्होंने किताब और सिनेमा की डील गवा दी। उसने ऐसा क्यों किया? पैसों के लिए? नहीं, वैसा कुछ नहीं। वो एक खूबसूरत कहानी थी जिसने लोगों को खुश किया। लेकिन वो सच्ची नहीं थी। उसने उन्हें अच्छा महसूस कराया। क्या तुम्हें परवाह होती है जब तुम कोई किताब पढ़ते हो जो काल्पनिक है? क्या तुम शेक्सपियर पर गुस्सा करते हो जब जूलियट ने वो शब्द नहीं कहे? हमारा प्यार सच्चा है 50 साल से। ये हिस्सा बिल्कुल सच्चा है। तो इसे जरूरी क्या है? मैंने उन्हें कुछ खूबसूरत दिया, लेकिन अब वो नहीं है। क्या दुनिया में ज्यादा ही खूबसूरती है? मुझ पर भरोसा रखो, मैं जहां था वहां ज्यादा खूबसूरती नहीं थी। इस तरह की कहानी उन सारे गरीब बेचारों को 100 सोने के लॉकेट से ज्यादा उम्मीद देती है। इसीलिए तो मैं ट्रेन में चढ़ा जब मैंने लेक्सी को दोबारा देखा। मैं अपने काम में था, मुझे हर्जमन्स का इंटरव्यू लेना था। तो मुझे वो फुटेज दोगे? हाँ, यू आर मोस्ट वेलकम। वो मुझे कभी शूट करने नहीं देती। मुझे लगता है शायद वो सही थी, तुम्हारी सोल को कैप्चर करने को लेकर। उसने मुझसे पूछा कि महान प्यार और महान कहानी में मैं क्या चुनूंगा। लेकिन क्या इसमें सच में फर्क है? अंत में तुम वो नहीं जो तुम खुद के बारे में सोचते हो, तुम वही हो जो मैं तुम्हें समझता हूं। दुनिया के लिए तुम बेकाबू, अनियंत्रित, अनियमित गति हो। अगर एक पल के लिए मैंने तुम्हें अपने शब्दों के जाल से बुन दिया और तुम्हारी पहचान बन गई। हम शब्द बनाते हैं, ये हमारी कल्पना है, लेकिन अगर वो हमें बनाते तो ये तो बस कवि ही जान सकते हैं। शब्द मंत्र हैं जो जादू करते हैं। शब्द अगर ब्रह्मांड के अस्तित्व को बुनने लगी तो क्या होगा? मैंने ये डिटेक्टिव मार्टिन को क्यों नहीं बताया? शायद मैं कभी असली शिकार नहीं था और ना ही कभी सस्पेक्ट था। तुम कह सकते हो कि मैं एक तरह का सहयोगी था। मेरे दिल को देखो। मैंने उसे मेमोरी कार्ड क्यों दिया? उसे अपनी आत्मा को अपने पास रहने दो। मैं वहां दोबारा जानने के लिए क्यों गया? कभी कभी तुम बस देखना चाहते हो कि कहानी कैसे खत्म होती है। यकीनन मैं इसे अपने हार्ड डिस्क में रखूंगा। मैं सच में हमारी बातचीत याद करती हूँ डैनी, लेकिन इस बार मैं बस तुम्हारी ओर से इमेजिन करने जा रही हूँ। बस कुछ ऐसे कि हम कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। आदमी और औरत, ढेर सारे लोग, अंत में हम सब अकेले हैं। शायद यही ठीक है।
इसी वजह से हम सब में उम्मीद, डर या किसी के लिए प्यार होता है। ये वही है जो हमें रात भर जगाता है और सुबह की रोशनी के खिलाफ हमारे सिर पर चादर ओढ़ने पर मजबूर करता है। ये तुम्हारे दिमाग में सुबह के 4 बजे टिक टिक करता है जब तुम किसी अजनबी के घर में रात की शराब के नशे में सो रहे होते हो। दीवारों पर नाखूनों से कुरेदना। मेरे घुटने छत की ओर इशारा कर रहे थे। प्रेम एक धर्म है, मृत्यु का खंडन, कल्पना और असंभव में उतरना, मोमबत्तियों का प्रकाश, असंभव के लिए एक गड्ढा, IRT पर कुछ बकबक। ये कॉकरोचेस की बदबू और मौत के तहखाने जैसा लगता है। रियो के ऊपर जीसस, मौत का खंडन। ये सेक्स और उसका मुरझाना है। जमीन पर खून है। तुम उसके लिए मारोगे या मरोगे। ये एक उम्मीद है और उम्मीद का अंत। तुम कफन निकालोगे और देखोगे कि तुम्हारे चेहरे पर गंध और पसीना है। समान धड़कन में ये तुम्हें भर देगा और खाली भी करेगा। असंभव के लिए ये एक सीढ़ी है। ये उम्मीद है और उम्मीद का अंत। प्यार आपकी बाहों को बांध देता है, आपके हाथ और पैरों में कील ठोक देता है। प्यार के बिना सेक्स जिंदगी के बिना मौत जैसा है। खतरे के बिना सेक्स शैतान के बिना भगवान जैसा है। अगर तुम बर्बाद होने का जोखिम नहीं उठा सकते तो प्यार करने की उम्मीद भी मत रखना। प्यार आपकी बाहों को बांध देता है, आपके हाथ और पैरों में कील ठोक देता है। ये भाला है जो आपके मांस और रक्त को छेद देता है, जो जमीन पर गिर जाता है। तुम्हारे होठों पर विनेगर लगाया है, तुम्हारी खोपड़ी में कांटा धसा दिया है। यहाँ एक रेगिस्तान की मृग तृष्णा है। एक गुफा में प्रतिध्वनि है जहां तुम्हारे शब्द तुम्हारा मजाक बना रहे हैं। तुम खरोच कर बनाई गई महान पेंटिंग को देखोगे जिसे एक हाथी अपनी सूंड से बना सकता है। ये सख्त है या नरम? नर्म। मैंने कभी सख्त की परवाह नहीं की। मैंने भी नहीं।